नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज अपनी साहित्यिक यात्रा की चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर विदुषी शर्मा जी, जो कि ट्रिपल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में एकेडमिक काउंसलर के पद पर कार्यरत हैं। और भी इनके बहुत सारे रोल्स रहे हैं। फ्लाइंग स्क्वाड ओएसडी, स्पेशल ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी NIOS में ये रही हैं। उसके साथ ही केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार की भाषा UGC लिस्टेड जो एकक है उसमें एक विशेषज्ञ पटल की सदस्य भी हैं। दिल्ली स्टेट की जनरल सेक्रेटरी हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में। उसके साथ ही विजिटिंग प्रोफेसर हैं मानवाधिकार आयोग में और उसकी कार्य समिति में। इसके साथ ही अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी के साथ अनुवादक के तौर पर भी कार्यरत रही हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी महाविद्यालय वर्धा के UGC लिस्टेड जर्नल हिंदी समय पटल की रचनाकार भी हैं। और नेशनल चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट काउंसिल की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं मैम। साथ में स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एंड कल्चरल अवेयरनेस और SERBD अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शोध पत्रिका नव अन्वेषण के ऑडिटोरियल टीम की सदस्य भी हैं। इसके साथ ही मैम के जो 150 से ज़्यादा शोध प्रकाशन हो चुके हैं, जिसमें से ISN के 65 हैं, 65 और ISBN के 85 हैं। इसके साथ ही इनके UGC लिस्टेड पत्रिकाओं में भी आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। और साथ में मैम की जो अध्याय हैं और भी जो कविताएं हैं और भी रचना सम्मेलनों में जो सहभागिता है वो भी रही है। और 100 से ज़्यादा जो है ये जो है प्रपत्र वाचन कर चुकी हैं। और ये जो विशेष तौर पर बताने के लिए जो है मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आज का अभिमन्यु मृगेंद्र राज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर द्वारा इनकी जीवनी लिखी जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री रामनाथ नाइक जी, उनके साथ भी ये संगोष्ठी में सहभागिता कर चुकी हैं और उनके सामने प्रपत्र वाचन कर चुकी हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में अगस्त 2018 में भारत सरकार की स्मारिका में इनके आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। महाप्रज्ञा जी पर भी काव्य ग्रंथ में इनकी रचना सम्मिलित थी, जो कि ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल की गई है। माँ विषय पर लिखित कविता के संकलन में, जिनमें कुल 1111 कविताएं थी, इनमें इनकी भी कविता सम्मिलित थी, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके साथ ही एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, महाराष्ट्रियन बुक और इंडिया बुक में ये जितने भी रिकॉर्ड्स में हुए हैं इनके नाम जो है सम्मिलित हैं। विश्व हिंदी पुस्तक मेले में इनकी जो है 2 पुस्तकों का लोकार्पण हिंदी केंद्रीय निदेशालय के मंच पर हो चुका है। और साथ में ये जो है अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में सदस्य हैं और अनेक साहित्यिक गतिविधियां करती रहती हैं। नए लेखकों को जो है ये बहुत सारा प्रोत्साहन देती ही रहती हैं, उनके लिए बहुत सारी गतिविधियां करती हैं, उनको एक मंच प्रदान करती हैं। तो डॉक्टर विदुषी शर्मा जी का आज इतनी प्रतिभा की धनी, बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर विदुषी शर्मा जी का हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए तो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि आज आप आए हमारे घर, खुदा की नियामत है। कभी हम खुद को कभी अपने घर को देखते हैं। तो अरे मैम जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए हम सच में आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने आज समय निकाला और आज हमारे श्रोताओं को आपकी साहित्यिक यात्रा की चर्चा भी सुनने को मिलेंगी। जी, आपका हमारे पटल पर बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आप तो खुद अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इतनी जो यात्रा आपने बताई है उसमें आप जैसे जो मेरे साथ जुड़ी हैं मित्र और मेरी बहनें, उन सबका सहयोग बहुत बड़ा है, क्योंकि उनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती। तो तहे दिल से आप सबका भी शुक्रिया कि मेरे साथ चलने के लिए और मेरा सहयोग देने के लिए। और आप स्वयं में बहुत बड़ी शख्सियत है, ये आपकी विनम्रता है कि आपने अपने बारे में कुछ नहीं कहा। हम सभी की यात्रा काफी है, एक एक करते करते कदम चलते चलते काफी कुछ थोड़ा बहुत जो कहेंगे हम अचीव किया है। आगे अभी तो आसमां बहुत बड़ा है, तो कोशिश करेंगे और निरंतर हम लोग कार्य करते रहें। मेरा जो प्रयत्न रहता है वो ये कि पुस्तकों के माध्यम से एक तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो, ताकि जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं प्रतिभागी, उन्हें एक बहुत बड़ा मंच मिले। क्योंकि आजकल जो है सोशल मीडिया पे ज्यादातर लोग रचनाएं लिखते हैं जो केवल कुछ क्षण के लिए रहती हैं। हम लोग उनको देखते हैं और डिलीट कर देते हैं, तो उनका कोई वर्चस्व नहीं रह जाता। जब कोई भी रचना है, देखिए बहुत मुश्किल से लिखी जाती है, कोई भी रचनाकार है बहुत मेहनत से बहुत लगन से उसको लिखता है, एक एक भाव उसमें डालता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो अगर पुस्तक के रूप में प्रकाशित होती है तो वो अमूल्य धरोहर बन जाती है। शब्द ब्रह्म होते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। तो मेरा प्रयास होता है कि मैं उन सभी शब्दों को, सभी रचनाओं को, सभी भावों को, उनकी जो प्रतिभाएं हैं उनको एक पुस्तक में संजोकर और अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करूं, ताकि ये सब जो है आज भी उतने ही प्रासंगिक हो और आज के बाद भी जब हम ना भी रहे तब भी ये उतनी ही प्रासंगिक हो कि हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन लोगों की प्रतिभागिता रही है। और इसके साथ मेरा प्रयत्न होता है कि हर किसी का नाम इंडिविजुअली, मतलब जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन सभी का नाम उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो पटल है उस पर देखने को मिलता है। केवल उस पुस्तक का या उसके एडिटर का नाम नहीं, पर्टिकुलर हर पार्टिसिपेंट का नाम उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड के पटल पर देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब हमारा नाम आता है, हम अपने परिवार के सदस्यों को दिखाते हैं, खासकर वे गृहिणियां कि उन्हें लगता है कि हम किसी काबिल नहीं है, तो वो जब अपनी प्रतिभा को, अपने नाम को जब अपने परिवार के सामने रखती है, तो वो जो खुशी होती है उनको देखकर मुझे उनसे ज्यादा खुशी होती है कि मैं इन सब चीजों का माध्यम बनी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और आप सच में जो ऐसी लेखिकाएं होती हैं जो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, जिनको कोई मंच नहीं मिल रहा है, आप बहुत नेक कार्य कर रही हैं ऐसी स्त्रियों को एक मंच प्रदान करके, ऐसे नए लेखकों को एक मंच प्रदान करके। तो सबसे पहला प्रश्न जो है मैं आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में पूछूंगी कि इस यात्रा की शुरुआत किस प्रकार हुई? शुरुआत तो मैम बचपन से ही हो गई, क्योंकि हमारे घर में जितने भी हैं सभी शिक्षा के क्षेत्र से रहे हैं। और कविता जो हम कहें कि मेरे तो खून में ही है। मेरे नाना जी बहुत बड़े साहित्यकार थे, बहुत अच्छी रचनाएं लिखते थे। वो संस्कृत में भी रचनाएं करते थे, पंडित केशव दास शास्त्री जी। और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने भी काव्य पाठ किया हुआ है। और जितनी भी उनकी रचनाएं थी उन्होंने कभी सामने देखकर नहीं पढ़ा, वो कंठस्थ होती थी उन्हें। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मेरी माता जी, वो भी बहुत बड़ी लेखिका है, कवियत्री है। तो बचपन से ही कुछ ऐसा माहौल रहा कि मुझे कुछ पता ही नहीं लगा कि ये सब कब शुरू हो गया। पहली कविता मैंने जब शायद मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी तब लिखी थी। तो लेखन का ये सब कुछ हमारे घर का माहौल ही ऐसा है और सब कुछ खून में ही है। तो कोई बड़ी बात नहीं मानती हूँ मैं इसे, कि सरस्वती माता की कृपा है। शिक्षा का जो माहौल था हमारे घर में वो भी था, साथ में ये भी साथ में चलता रहा। तो बस अपने आप ही ये सिलसिला शुरू हो गया। बहुत ही अच्छी बात है। और आपने पहली जो रचना है वो लगभग किस उम्र में लिखी होगी? 5वीं कक्षा में थी तब मैं, जब मैंने कविता और कवियत्री पे कविता लिखी थी।
तब सभी ने बहुत सराहा था उसे। अभी कुछ तो थोड़ा बहुत याद भी है, अब पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, वो तो सहेजा भी नहीं। उसके बाद मेरे मौसा जी थे, वो भी बहुत अच्छे शायर थे। तो वो अक्सर एक बात कहते थे, एक शेर कहते थे कि जिंदगी बेनूर होती जा रही है, हर खुशी अब दूर होती जा रही है, मैंने मांगी थी कज़ा की जो दुआ, शायद अब मंजूर होती जा रही है। तो ये वो हमेशा कहते थे, निराशा भरी पंक्तियां। तो मैंने फिर एक दिन उनको इसी उसमें जवाब दिया कि जिंदगी बेनूर नहीं, आदमी मजबूर है, जिंदगी बेनूर नहीं, आदमी मजबूर है, जिंदगी अपने हर दौर में नूर से भरपूर है। तो ये जब मैं 11th में थी तब मैंने उनको ये जवाब बनाकर दिया था, तो बहुत खुश हुए थे वो। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा। लेकिन हाँ, शादी के 10-15 साल 20 साल के बाद फिर मैंने इस तरफ अपना जो सक्रियता दिखाई, क्योंकि जो कहते हैं ना कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां एक पड़ाव खत्म करने के बाद, मेरे सास ससुर जी थे, वो उनकी मतलब जो हम कर पाए, हम ये नहीं कहते कि हमने बहुत सेवा की, जो हम कर पाए हमने किया। बच्चे छोटे थे, बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए इतना ज्यादा मैंने बाहर की जीवन को तवज्जो नहीं दी कि ये टाइम उनका है। जब ये सब कुछ सेट हो गया फिर मैंने बाहर कदम रखा। बहुत ही अच्छी बात है आपने, और बच्चों पर भी ध्यान देना एक जरूरी है, और स्त्री जो है वो हमेशा परिवार को ही प्राथमिकताएं देती है, ये हमेशा से ही चला आ रहा है। तो इसके साथ ही जो है अब हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं को आपकी कोई बहुत ही मधुर सी आवाज में एक कविता जो है सुनने को मिले। जी बिल्कुल, आपने स्त्री की बात की है तो नारी जो है वो पूरा कहते हैं कि धुरी है, नारी जो है वो धुरी है। और ये जो मैं आपको कविता सुनाने जा रही हूँ, ये चेन्नम्मा विश्वविद्यालय है साउथ में, वहां पर ग्रेजुएशन के कोर्स में ये सिलेबस में पढ़ाई जा रही है। जो ये पुस्तक है पद्य पराग, उसमें संकलित की गई है। तो ये वहां के सिलेबस में, ग्रेजुएशन के सिलेबस में पढ़ाई जा रही है। तो वही कविता मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। नारी, इसका शीर्षक है नारी। भारतीय नारी का यहाँ कोई नहीं सानी है। भारतीय नारी जो है अपने आप में, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो पढ़ी लिखी है, चाहे वो कोई भी है, किसी भी फील्ड में काम कर रही है, आप देखिए उसका कोई सानी नहीं है। चाहे प्रतिभा हो, सहनशीलता हो, उसकी जो परवरिश है, या हर चीज में वो बेमिसाल है। जो हमारे इंडियन वुमेन है, हर चीज में, हर मतलब कल्चर को संभाल के रखती है, हर चीज को संभाल कर सहेज कर रखती है, और आगे अपनी पुश्तों को ट्रांसफर करती है। तो बहुत बड़ा एक पुल का काम करती है हमारी भारतीय नारी। मेहनत में इसका कोई सानी नहीं है, कितनी मेहनत करती है हर तरीके से, मतलब हर चीज में उसका कोई सानी नहीं है। जीवन का कोई भी पहलू आप देख लीजिए, भारतीय नारी का यहाँ कोई नहीं सानी है सब पर भारी, क्योंकि वह आत्माभिमानी है। और आत्माभिमानी है। हमारी यहाँ पर कितनी विदुषियां हुई हैं ऐसी, गार्गी है, विद्योत्तमा है, और रजिया सुल्तान है, रानी लक्ष्मीबाई है, जिन्होंने आत्मसम्मान के साथ इस समाज को एक नई दिशा दी है। आज भी हम उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें देखते हैं। और पहली शिक्षिका हमारी जो ज्योतिबा बाई फूले हैं, जो सावित्री बाई फूले हैं, उन्होंने किस तरह से कितनी स्ट्रगल के बाद ये सब कुछ किया। तो ऐसी कई कितनी महिलाओं के हम नाम ले सकते हैं जिन्होंने समाज में बहुत से परिवर्तन किए। हो सौंदर्य, वैदुष्य या सहनशीलता हो। सौंदर्य में भी हमारे यहाँ देखिए अब मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के कितने ताज आ चुके हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हो सौंदर्य, वैदुष्य या सहनशीलता हो, गार्गी, विद्योत्तमा, रंभा या शकुंतला हो, इन सब की अपनी अपनी क्वालिटीज थी। अपने गुणों से वो सदा सम्मान पाती आई है, हो भी क्यों न हो वह अपने गुणों का लोहा मनवाती आई है। इतने उसमें गुण हैं कि उन्होंने हमेशा अपने गुणों का लोहा मनवाया है।
सृष्टि का आधार है नारी, प्रकृति का श्रृंगार है नारी। सृष्टि का आधार है, इस आधार के बिना सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती। प्रकृति का श्रृंगार है, जब एक नव यौवना है उसमें प्रकृति अपने आप में ही इतना सौंदर्य भर देती है। नारी है तो प्रेम है, बंधन है, हर रिश्ते की डोर है नारी। कोई भी बंधन आप देखिए, कोई भी रिश्ता देखिए, बिना स्त्री के पूरा होता ही नहीं है। माँ बेटे का हो, पति पत्नी का हो, भाई बहन का हो, दोस्त का हो, कोई भी रिश्ता देख लीजिए आप। जी बिल्कुल। बचपन की अल्हड़ता में भी भाव का भंडार है नारी। अब देखिए यहाँ पे मैं इन कविताओं के माध्यम से स्त्री के जीवन के पड़ावों को भी बता रही हूँ और उसके भावों को भी बता रही हूँ। सबसे पहले हम बचपन ले रहे हैं। बचपन की अल्हड़ता में भी भाव का भंडार है नारी। एक छोटी सी बच्ची को भी देखिए, अगर अब छोटा भाई बहन होगा तो भी उसको बहुत आराम से संभालती है। वो खुद चाहे छोटी है लेकिन इतने भाव होते हैं अपने भाई बहन के प्रति भी, अपने माता पिता के प्रति भी, कि वो कुछ भी गलत सहन नहीं करती। यौवन में लज्जा संयम का, सुंदरता का संगम है नारी। और जब भारतीय नारी अपने यौवन में होती है तो जो उसका लज्जा का गुण है वो सबसे ऊपर है। उसकी आंखों की जो शर्म है, जो उसका गहना मानी जाती है, उसमें सबसे आगे है। उसके बाद उसकी शादी हो गई, होती विदा जब बाबुल के घर से, दो घरों की लाज है नारी। शादी के बाद वो दो घरों की लाज बन जाती है और दोनों घरों की इज्जत को वो आगे ही बढ़ाती है। चाहे कोई भी स्त्री आप देख लीजिए, अपने तन मन निष्ठा से नव जीवन को अपनाती नारी शादी के बाद एक नया जीवन शुरू करती है और उसमें अपना वो सब कुछ झोंक देती है। इतनी निष्ठा, इतना प्रेम, इतना समर्पण कहीं और देखने को नहीं मिलता है। मां बनकर जीवन में पूर्णता पा लेती है नारी। उसके बाद जब मां बनती है तो जीवन धन्य हो जाता है। मां बनने से बड़ा कोई भी उपहार हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा जीवन का उपहार है वो जो ईश्वर ने स्त्री को दिया है। मां बनकर जीवन में पूर्णता पा लेती है नारी, सर्वस्व अपना सौंप कर बच्चों को बनाती है नारी। सर्वस्व सौंप देती है, उनकी परवरिश में, उनकी पढ़ाई में, उनकी लिखाई में सब कुछ झोंक देती है। और जो बच्चे कामयाब होते हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ एक माँ का होता है, क्योंकि माँ सबसे पहली शिक्षिका होती है। प्रकृति धरती की तरह बस देना ही जानती है नारी। जिस तरह प्रकृति हमें देती है, कोई डिमांड नहीं करती, और धरती माँ पे हम चाहे कूड़ा भी फेंके वो फिर भी हमें वो देती ही है, कभी किसी चीज की डिमांड नहीं करती। इसी तरह प्रकृति धरती की तरह बस देना ही जानती है नारी। प्रेम, भाव, इज्जत, बस यही तो मांगती है नारी। कोई भी नारी हो, उसे किसी चीज की कोई लालसा नहीं होती। वो सिर्फ ये कहती है कि मैं जो कर रही हूँ सिर्फ उसको आप अप्रिशिएट कीजिए, और जरा सा भी आप मुझे प्रेम देंगे तो वो भाव विभोर हो जाती है। घर में वो कितना भी काम करवा लो, कभी नहीं कहती कि मैं थक गई। एक कप चाय में खुश हो जाती है हमारी इंडियन वुमेन। सिर्फ एक कप बना दो, हाँ थक तो नहीं गई, नहीं नहीं मैं नहीं थकी, हमेशा यही कहेगी। तो इतनी सस्ते में खुश हो जाती है हमारी जो भारतीय नारी है। उसके बाद है जीवन के हर पड़ाव में बस आलंबन चाहती है नारी। हर पड़ाव में उसको सिर्फ आलंबन चाहिए और कोई इच्छाएं नहीं पालती, वरना तो स्वयं शक्ति है और हर किसी पर भारी है नारी। खुद शक्ति का अवतार है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है और वो हर किसी पर भारी है। और हर क्षेत्र में आज उसने ये साबित करके दिखा दिया है, चाहे वो डॉक्टरी का फील्ड हो, चाहे खेल का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो। आजकल तो फाइटर प्लेन उड़ा रही है, सेना में है नारी। तो वैसे तो खुद ही शक्ति का अवतार है। नारी को सरल न समझो, नारी को सरल न समझो, ईश्वरत्व का मिश्रण है नारी, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व के गुण हैं। जो ममता है, प्रेम है, जो अपना दूध पिलाती है वो, और जिस तरह से जन्म देती है, अपने आप को सिर पे कफन बांध के जन्म देती है।
तो नारी को सरल न समझो, ये एक सीख भी है और एक विनम्र अनुरोध भी है सभी से कि नारी को सरल न समझो, ईश्वरत्व का मिश्रण है नारी, और ये हम सभी के लिए है। हम खुद सब अपना सम्मान करें और मान करें हम है नारी। ये हम सभी के लिए है कि हमें ईश्वर ने नारी बनाया है, तो इसमें हम अपना सम्मान स्वयं करें, उसके बाद सभी करेंगे। तो ये मेरी रचना थी जो सिलेबस में शामिल है। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। सच में बेहद उम्दा, एक एक लाइन जो है, एक एक पंक्ति सच में बहुत अर्थपूर्ण है, और आप सच में बहुत ही उम्दा लिखा है, बहुत अर्थपूर्ण लिखा है। और मुझे बिल्कुल आशा है कि जो बच्चियां इसे पढ़ेंगी वो भारतीय नारी होने का मतलब क्या है वो समझ पाएंगी। तो अब जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने इतना सब कुछ लिखा, बहुत छोटी उम्र से लिखा, तो परिवार का सहयोग किस प्रकार का रहा आपका? जी, परिवार का सहयोग हमेशा ही रहा है, और मायके और ससुराल दोनों में ही रहा है। हमेशा सबने आगे बढ़ाने के लिए सबने सहयोग किया, परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप दोनों से ही। कभी किसी का मतलब ऐसा नहीं रहा कि किसी ने आगे बढ़ने के लिए रोका हो, और बल्कि मेरे तो निंदक भी घर में ही है कि वो मुझे, अगर मैं कभी सोचूं कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तो वो एकदम से वो काट देते हैं वो कि कुछ नहीं किया अभी। मेरे पतिदेव जी हैं, वो मेरे सबसे बड़े प्रशंसक भी हैं और निंदक भी हैं। वो कहते हैं अभी कुछ नहीं किया आपने, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो ये चीज हमें धरातल पर बनाए रखती है, ये चीज अच्छी है। सकारात्मक अगर तरीके से आलोचना को लिया जाए तो बुरी नहीं है, हम सुधार करने के लिए हमेशा अच्छी चीज है। तो आप जो है इग्नू में एकेडमिक काउंसलर के पद पे भी रही, घर परिवार की जिम्मेदारियां भी रही, लेखन भी रहा, इतनी सारी जगह पर आपने ऑन ड्यूटी जो है ऑफिसर, स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर भी रही हैं, इतनी सारी जगह की आपने सदस्यता ली है, फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी आप करती हैं, नए लेखकों को भी मंच देती हैं। इतना सब कैसे मैनेज करती हैं? दो ही हाथ। अभी इन्हीं पदों पर मैं बनी हुई हूँ, अभी ये पद मैंने छोड़े नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, जी शक्ति का अवतार है, तो हमारी दुर्गा माता के 8 हाथ है, और हमारी भारतीय नारी हर कोई इतना काम करती है। मैं कोई अलग से नहीं कर रही हूँ, बहुत काम करती हैं। आप खुद को भी देखिए आप कितना काम करती हैं। हम लोग सब पारिवारिक जीवन भी देखते हैं, साथ में प्रोफेशनल लाइफ भी देखते हैं, उसके बाद साहित्य को भी अपना समय देते हैं, और जो हमारी रुचि है हम उसको भी बनाए रखते हैं। तो ये हम सभी का एक कहे कि जो शौक है उसको हम जिंदा रखे हुए हैं, तो उसमें से भी समय निकाल लेती है, क्योंकि नारी है तो बचत करना भी जानती है, और इसलिए समय की बचत भी वो कर लेती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और ये जो है स्त्री जो है वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना मल्टीटास्कर होती है, एक साथ बिल्कुल काम जो है वो स्त्री ही कर सकती है। बिल्कुल। जो है पारिवारिक माहौल आपको मिला, लेखन का साहित्यिक माहौल आपको मिला, तो लेखन की प्रेरणा जो है वो आपको कहाँ से मिलती है? लिखती कैसे हैं? जी, मैंने बताया ना कि मेरी मम्मी अक्सर मुझे कहती है कि जब तू बहुत छोटी थी, मैं अभी 2 महीने की भी नहीं थी शायद, तो मेरी मम्मी भी सेमिनार वगैरह में जाती थी। वो हरियाणा सरकार में अध्यापिका रिटायर्ड हैं, तो वो सम्मेलन वगैरह में जाती थी, तो कहती थी बहुत छोटी थी तो मेरी आवाज सुनकर, मेरा प्रोग्राम चल रहा था और तू नीचे पीछे रो रही थी स्टेज के पीछे, तो मेरी आवाज सुनकर बहुत चुप हो गई। तो एकदम जो साथी थे इनके, तो उन्होंने कहा बहुत ध्यान से सुन रही है ये बेटी, तो विदुषी बनेगी। वहीं से मेरा नाम उन्होंने रखा। और ये सब ये जो वही है, घर में हमारी माता जी हैं जो मम्मी है, वही प्रेरणा रही है। उन्होंने ही सब कुछ कहा भी, और देख देख के उन्हीं को ही सब कुछ सीखा है। बिल्कुल, आप अपने नाम के अनुरूप हैं, जैसा नाम है आपका काम भी वैसा ही है। और ये सब मतलब जॉब और पारिवारिक जिम्मेदारियां और ये सब लेखन, इसके साथ साथ आपको और क्या क्या करना पसंद है? ये तो सब आप जी संगीत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संगीत सुनती हूँ, संगीत
अच्छा लगता है। अच्छी अच्छी फिल्में भी देखते हैं जो समाज के लिए कुछ दिशा लेकर आई, ऐसी फिल्में जो कुछ संदेश देकर जाएं, वो अच्छी लगती है। पुरानी फिल्मों का संगीत अच्छा लगता है और बस जो ईश्वर दे रहा है उसमें संतुष्ट रहना अच्छा लगता है, आगे बढ़ना अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। और जी। अब जो है, जैसा कि आपने जो अपनी कविता आपने सुनाई वो स्त्री पर आधारित थी, तो आपकी जो कविताएं जो भी आप लिखते हैं, जो भी लेख आप लिखते हैं, वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित होते हैं? जी, मुझे वैसे मैं अपनी पसंद कहूँ तो मुझे लेख लिखना ज्यादा पसंद है, क्योंकि लेख में हमें सोचना नहीं पड़ता। जो हमारे मन के भाव हैं वो लगातार आप लिखते जा रहे हैं, जबकि काव्य लेखन में, गीत लेखन में हमें वो छंद अलंकारों का, मात्राओं का, काफिया मिलान का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं अपनी अगर पसंद कहूँ तो मुझे लेख लिखना पसंद है, और लेख में ज्यादातर सामाजिक विषयों पर या धार्मिक और रिसर्च बेस्ड लिखती हूँ। जैसे मेरे कई आलेख हैं जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को लेकर है, कि इसमें एक मैंने लिखा है ऋषि भारद्वाज के जो विमान संहिता है उस पर आधारित एक रिसर्च बेस्ड आर्टिकल है। वो लिखा कि हम ज्यादातर जब भी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, जबकि हमारे यहाँ हर चीज, हर विषय पर बहुत सारा विस्तृत ज्ञान पहले ही मौजूद था। ऐसे ही ऋषि भारद्वाज की है विमान संहिता, जिसमें कितनी तरह के विमान कितनी तरह से बनाने सिखाए गए हैं, और उसमें चालक कैसा होना चाहिए, चालक का भोजन कैसा होना चाहिए, यहाँ तक की रिसर्च उन्होंने दी हुई है, और वो भी कितने हजारों साल पहले। इसी तरह मेरा एक आलेख है जो हमारा ये है, मैं बताती हूँ, विष्णु अवतार के जो 10 हमारे अवतार हुए हैं उन पर है। और जो हम कहते हैं कि जो जीवन जहां से शुरू हुआ, ये इनकी थ्योरी है, क्या नाम है उनका मैं भूल रही हूँ, जिन्होंने मछली से बताया था कि हम जो पढ़ते हैं कि उनकी ये वाली थ्योरी है, जबकि हमारे जो दशावतार हैं वो हर चीज का उनमें संबंध है। किस तरह से जीवन की शुरुआत हुई, किस तरह से हमने आगे बढ़ना सीखा। तो ये भी एक रिसर्च बेस्ड आर्टिकल है। कुछ सामाजिक विषयों पर है और कुछ धार्मिक विषयों पर है। इसी तरह से लिखती रहती हूँ मैं। गीता जी पर लिखा है, जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी शामिल हुआ था, वो भी शोध पत्र है। और राम कथा पर भी लिखा है, और इनमें रामायण की मूल्य कौन से हैं उन पर लिखा है। तो काफी कुछ इसी तरह के लेख होते हैं जिनसे कुछ दिशा मिले समाज को, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र से हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि हम अपने जो स्टूडेंट हैं, अपने बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उन्हें भारतीय सभ्यता, संस्कृति और जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो बता सके हम, कि हमारा देश किसी भी चीज में कम नहीं है, वो बहुत कुछ पहले कर चुका है, तो हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। ये कोशिश होती है मेरी। बिल्कुल, बहुत ही आपने अच्छी बातें कही हैं। और आपके शोध जो है, आप जो भी लिखती हैं वो शोध पर आधारित होता है। आपको निबंध जो है लिखने ज़्यादा पसंद है। तो अगले जो प्रश्न पर बढ़ने से पहले जो है मैं चाहूँगी कि आपकी एक और कविता जो है वो सुनने को मिले, या जो भी पंक्तियाँ आप कहना चाहें। जी, मैं अभी आपको एक और कविता अपनी, जो मेरी माँ पर आधारित है। माँ हम सभी के लिए हमेशा ही पूजनीय होती है, और माँ एक ऐसा विषय है जो कभी पुराना नहीं होता। बिल्कुल, आप कभी भी अपनी माँ का नाम लीजिए, अपनी माँ को याद कीजिए, हमेशा ही वही भाव आएंगे। और हम कितने भी बूढ़े हो क्यों न हो जाएं, तब भी माँ का जो स्नेह है वो कभी कम नहीं होता। तो माँ एक ऐसा शब्द है जो हमेशा कहते हैं ना, चिर युवा रहता है और हमेशा ही वैल्यूएबल रहेगा। तो उस पर भी मैंने एक रचना लिखी थी, ये मदर्स डे पे, तो वो आपको सुनाती हूँ। माँ है तो श्री है,
श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, धन, वैभव, हर तरीके से अच्छी चीज। माँ है तो श्री है, आधार है, क्योंकि प्रकृति, धरती एक माँ का ही तो प्रकार है। धरती भी माँ है, प्रकृति भी माँ है, और वो दोनों ही माँ के प्रकार हैं, हम उन्हें माँ कहते हैं। तो ये दोनों ही माँ के प्रकार हैं। माँ है तो श्री है, आधार है, क्योंकि प्रकृति, धरती एक माँ का ही तो प्रकार है। माँ है तो आसक्ति है, आसक्ति हमें प्रेम माँ से ही मिलता है। माँ है तो आसक्ति है, क्योंकि माँ में ही तो असीम शक्ति है। एक माँ में कितनी शक्ति होती है इसका पता भगवान भी नहीं लगा सकते। माँ है तो त्याग है, बलिदान है। माँ से ज्यादा त्याग कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। और जिसका प्रेम और त्याग किसी भी जिसको कहते हैं रिटर्न की आशा नहीं रखता, कि हम इस जिसको कहते हैं निस्वार्थ प्रेम और त्याग करती है, वो कोई त्याग नहीं, उसे कोई इच्छा नहीं है कि मुझे बदले में ये मिलेगा तब मैं ये करूंगी। तो वो अपनी नींद, अपना चैन, सब कुछ त्याग देती है बिना किसी इच्छा के। माँ है तो त्याग है, बलिदान है, क्योंकि माँ में सिमटा एक बच्चे का पूरा जहान है। एक बच्चे की दुनिया एक माँ की गोद से अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। उसमें वो सबसे सुरक्षित है, सबसे बड़ा राजा है का माँ की गोद में एक बच्चा। माँ वो है जो खुद मिटकर एक बच्चे को बनाती है। माँ वो है जो खुद मिटकर एक बच्चे को बनाती है, क्योंकि पत्थर पर पिसकर ही तो हिना रंग लाती है। जितना पत्थर पे हिना को पीसते हैं उतनी ही वो ज्यादा रंग देती है। माँ है तो परिवार है, माँ के बिना परिवार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। माँ है तो परिवार है, संस्कार है, क्योंकि केवल माँ में ही तो ममता है, प्यार है, दुलार है। ये सब चीजें एक माँ का पर्याय है। माँ है तो संस्कार देगी, प्यार देगी, दुलार देगी। हम उन बच्चों की कल्पना करें एक बार कि जिनके पास माँ नहीं होती, उनकी जिंदगी कैसे होती है। वो हम तभी महसूस कर पाएंगे जिनके पास इस चीज का अभाव है। माँ है तो जन्म है, जन्म लेने के लिए माँ की जरूरत है, माँ की कोख की आवश्यकता है। माँ के बिना जन्म हो ही नहीं सकता। माँ है तो जन्म है, बचपन है। बचपन की सार्थकता तभी है जब एक माँ है, बिना माँ के बचपन नहीं होता। माँ है तो जन्म है, बचपन है, लोरी है, क्योंकि माँ की ममता एक रेशम की डोरी है। माँ की ममता की तुलना नहीं की जा सकती। अब आगे देखिए, माँ है तो कृष्ण है, राम है, बलराम भी है, क्योंकि माँ के बिना असंभव इंसान तो क्या भगवान भी है। अगर भगवान को भी अवतार लेना पड़ा है तो उसे भी एक माँ के गर्भ की आवश्यकता हुई है। इंसान का जन्म तो माँ के बिना हो ही नहीं सकता, लेकिन ईश्वर के को भी जन्म लेने के लिए एक माँ की आवश्यकता होती है। माँ है तो दादी है, नानी है, और एक बालक के बिना माँ भी एक अधूरी कहानी है। माँ है तो दादी बनती है, नानी बनती है, लेकिन उन के बारे में सोचिए जो स्त्रियां माँ नहीं बन पाती, तो वो एक अधूरी कहानी की तरह रह जाती है। माँ है तो सबका बचपन अनूठा निराला है। माँ है तो सबका बचपन अनूठा निराला है, क्योंकि माँ ही तो हर बच्चे की प्रथम पाठशाला है। हर बच्चे के लिए प्रथम पाठशाला माँ ही होती है। माँ है, एक माँ की बस यही कहानी है, उसके आंचल में दूध और पाँव में जिंदगानी है। बच्चे के लिए एक माँ के पैरों से बड़ा स्वर्ग कोई नहीं हो सकता। एक माँ की बस यही कहानी है, उसके आंचल में दूध और पाँव में जिंदगानी है। माँ और माटी का सदियों पुराना नाता है। माँ और माटी का सदियों पुराना नाता है। इन दोनों की हस्ती को चाह कर भी भला कौन मिटा पाता है। एक जननी है तो दूसरी मातृभूमि भारत माता है। बहुत खूब, बहुत खूब। और माँ के बिना जीवन की कल्पना करना मानो रूह कांप जाती है। बिल्कुल।
कुछ डर होते हैं हर व्यक्ति के, तो मुझे लगता है ये एक ऐसा डर है जो कभी किसी का सच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अब बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आज का जो समय है उसमें समय बदल रहा है, प्राथमिकताएं बदल गई हैं। ऐसे बदलते समय में जो हमारा पूरा परिवेश बदला हुआ है उसमें साहित्य कितना जरूरी है आज की पीढ़ी के लिए? जी बिल्कुल, हमेशा से ही साहित्य समाज का दर्पण रहा है। जो साहित्य में हम लोग देखते हैं वो समाज में दिखाई देता है, और जो समाज में दिखता है वो साहित्य का हिस्सा बनता है। दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है, दोनों ही इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है इन्हें। साहित्य हमेशा ही समाज को एक अच्छी दिशा देता है, बशर्ते वो साहित्य भी अच्छा होना चाहिए। मैं किसी एक प्रोग्राम में गई थी, वहां एक बहुत बुजुर्ग से थे, उन्होंने केवल 2 बातें कही कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा लिखने से पहले आप अच्छा पढ़िए, और अच्छा पढ़कर अच्छा लिखिए ताकि वो बहुत प्रासंगिक हो। इतना अच्छा पढ़िए आप। तो ये दोनों बातें बहुत अच्छी हैं कि पढ़ना बहुत बढ़िया है। आजकल हम सभी लेखक ज्यादा बने हुए हैं, कवि ज्यादा बने हुए हैं, हम दूसरे को सुनते नहीं हैं, दूसरे को पढ़ते नहीं हैं। जबकि जितना हम ज्यादा सुनेंगे, जितना हम ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ज्यादा जानेंगे, और उतना ही हमें पता लगेगा कि हम कितने अज्ञानी हैं। जितना ज्यादा हम जानते जाएंगे, उतना ही हमें अपने अज्ञान का भास होगा कि अरे हमें तो अभी कुछ भी नहीं आता। तो हम जीवन भर केवल विद्यार्थी बने रहे, यही बहुत अच्छा है। और साहित्य, और हम अपने समाज को एक ऐसा साहित्य दें जो उनकी पारिवारिक जीवन को, उनके पूरे जीवन को, उनके पूरे व्यक्तित्व को बदलने की क्षमता रखता हो, केवल एक पहलू को नहीं। जिस तरह से शिक्षा कहती है ना कि ऑल राउंड डेवलपमेंट है, कि हम बच्चे का शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक, और हम उनका सांवेगिक विकास भी करेंगे। इमोशनल जिसको कहते हैं, इमोशंस, आजकल तो इमोशनल क्वेश्चन भी आ गया है, जैसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ भी बहुत सारा परिवर्तन किए जा रहे हैं। तो आई थिंक कि साहित्य भी ऐसा होना चाहिए जो हमारी युवा पीढ़ी को, जो हमारे समाज को एक बहुत अच्छा परिवेश दे, एक बहुत अच्छा उन्हें परिवर्तन दे जो सकारात्मकता की ओर ले जाए। बिल्कुल, साहित्य वही है जो सकारात्मकता की तरफ ले जाए। और लेखन केवल ये नहीं है कि मन की भावनाओं को लिख देना भर ही है। लेखन एक सामाजिक जिम्मेदारी है, उसका सामाजिक सरोकार होना चाहिए। तो बिल्कुल ये बात आपने बहुत अच्छे तरीके से कही है। लेकिन अब अगला प्रश्न जो है इससे थोड़ा संबंधित ही है कि आज के समय में जैसे क्योंकि परिवेश बदल गया है, लेखन शैली बदल गई है, और नई कविता के नाम पर कुछ भी आड़ा टेढ़ा लिख करके जो है वो पेश कर दिया जाता है। और बहुत सारी जगह हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि फूहड़ता जो है, प्रेम के नाम पर फूहड़ता जो है वो परोस दी जाती है। ऐसे में मतलब हमारा लेखन का स्तर जो है वो गिर रहा है। तो उस लेखन के गिरते स्तर को लेकर के आपके क्या विचार हैं? देखिए, लेखन का स्तर तब गिरता है जब हम जिसको कहते हैं कच्चे लालच में फंसते हैं। आजकल क्या होता है कि मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही, लेकिन जो हम देख रहे हैं वही मैं बता रही हूँ कि साझा संग्रह छाप लिया जी कविताओं का, पैसे ले लिए, छप गया। अब वो जिसने पैसे दिए हैं उसका कविता छप गई, उसमें कोई काट छाट नहीं की गई। अब वो चाहे किसी भी स्तर से उस लायक नहीं है, ना उनमें शब्द संपदा है, ना उनमें कुछ संदेश है, ना उनमें छंद अलंकारों की कुछ झलक दिखाई देती है, ना उनमें काफिया मिलान है, ना मात्राओं की जानकारी है, ना कोई विषय है। पता नहीं कहां से कहां क्या जोड़ देते हैं। तो जब ऐसे साहित्य का प्रकाशन होता है और जब वो प्रकाशित हो जाती है, तो वो जो लिखने वाले हैं वो अपने आप को साहित्यकार की श्रेणी में रख लेते हैं।
और जब 2-3 किताबें छप गई तो वो बहुत बड़े साहित्यकार हो जाते हैं। बिल्कुल। और ऐसे लोगों की आलोचना या समालोचना होती ही नहीं है। ये चीज सबसे ज्यादा बुरी है जो आजकल देखने में आ रही है। बिल्कुल। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप में अच्छी प्रतिभा है, अच्छा लेखन है, तो वो अच्छी जगह पर जाना चाहिए, उसे अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। लेकिन केवल स्वांतः सुखाय अगर हम लिख रहे हैं या केवल हम प्रशंसा के लिए लिख रहे हैं तो वो चीज गलत है। लेखन ऐसा होना चाहिए जो स्वांतः सुखाय भी हो और जिसको कहते हैं बहुजन हिताय भी हो, जिसमें दूसरों का भी भला हो और वो एक अच्छे साहित्य की श्रेणी में आए जिसे सदियों तक याद किया जाए। ऐसा लेखन होना चाहिए जो प्रासंगिक हो, न केवल आज बल्कि आने वाले समय में भी। इसीलिए मैंने वही पहले वाली बात दोहराऊंगी कि लिखने के लिए पहले पढ़ना बहुत जरूरी है। आप जिस विषय पर लिखना चाहते हैं, चाहे वो कविता ही क्यों ना हो, उस विषय से संबंधित आप पूरी जानकारी पहले लीजिए, उस पर रिसर्च कीजिए, उसके बाद उस पर लिखना शुरू कीजिए, तो फिर वो लेखन अच्छा माना जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही सटीक बात आपने कही है। और आज के समय में हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, आपने एकदम ज्वलंत जो मुद्दा है उस पर बात की है। तो अगला प्रश्न जो है वो क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो और हम देख रहे हैं कि सब चीज़ें बदल रही हैं, तो एक छात्र भी बदल रहा है। जो चीज़ें पहले जब हम पढ़ते थे तो शायद हमारे लिए सोचना भी पाप था, लेकिन आज जो है बच्चों के हाथ में वो सब चीज़ें हैं। मोबाइल जो एक अपने आप में, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, तो अपने आप में एक खतरनाक चीज़ है। इसके फायदे हुए हैं तो नुकसान उससे ज़्यादा है। तो ऐसे समय में जब छात्र जो है वो उन तक हर चीज़ पहुंच चुकी है, उनके हाथ में एक बहुत ही खतरनाक सी चीज़ है, तो ऐसे समय में छात्रों के लिए साहित्य कितना जरूरी है या साहित्य किस प्रकार बदलाव ला सकता है? जी देखिए, साहित्य बिल्कुल बदलाव ला सकता है और मैं खुद इस पर बहुत काम कर रही हूँ। एक तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साहित्य के साथ साथ एक चीज और है जो बदलाव लाने में हमारी सहायता कर सकती है, वो है संस्कार। जब तक हम बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे दूसरी दिशा की ओर जाएंगे। जैसे आपने मोबाइल फोन की बात की, मोबाइल फोन में सब कुछ है, अच्छी चीजें भी हैं, बुरी भी है, ज्ञान का भंडार भी है। लेकिन अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो हम इससे अच्छी चीजें ही निकाल कर देखेंगे, बुरी चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। तो कोशिश हमारी ये होगी कि हम ऐसे संस्कार दे बच्चों को कि वो उम्र के इस दौर में, क्योंकि युवा पीढ़ी में बहुत जोश होता है और ये बुरी चीजें बहुत जल्दी हमें आकर्षित करती हैं, तो हम कोशिश करें कि उन्हें ऐसे संस्कार दें और उनकी संगति अच्छी होगी तो वो अच्छी जगह ही बैठेंगे, उठेंगे और अच्छी बातों में बात करेंगे, ना कि वो बेकार की बातचीत करेंगे। अगर वो अच्छी संगति में है तो उनका डिस्कशन जो होगा, बातचीत के मुद्दे जो होंगे वो अच्छे होंगे, सोशल होंगे या कुछ वैल्यूएबल होंगे, जिस पर कुछ तथ्य निकलेगा, कुछ निष्कर्ष निकलेगा। तो कोशिश हमारी ये हो कि साहित्य भी ऐसा हो और उनके संस्कार भी ऐसे हो, संगति भी ऐसी हो। दूसरी मैं एक और बात कहूंगी कि आजकल जो है पढ़ने की जो हैबिट है, हम कहते हैं रीडिंग स्किल, बहुत कम हो गई है। क्योंकि आजकल आप देखिए हर चीज एक तो सॉफ्ट कॉपी में है, अवेलेबल बहुत ज्यादा है, किताबों का जो है वो महत्व कम होता जा रहा है बजाय बढ़ने के। क्योंकि फिर भी लेकिन अभी भी किताबों के, पुस्तकों के प्रेमी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हर वर्ष देखिए पुस्तकों के मेले पर कितनी भीड़ है। अभी भी मेट्रो में भी कई बच्चे या कई युवा पुस्तक खोलकर पढ़ते हुए मिल जाते हैं। तो एक तो ये चीज है कि रीडिंग स्किल होनी चाहिए। दूसरी बात, जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में हैं, वो लेखन पढ़ाई को यानी पठन कौशल को किस तरह अपनाएं, तो सबसे पहले उनके सामने एक विषय ऐसा होना चाहिए जो उन्हें अट्रैक्ट करे,
तो मैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट लेकर आती हूँ कि इसे देखकर बच्चे एटलीस्ट देखें तो सही कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या चीज है। उसके बाद पुस्तकों की शीर्षक ऐसे होनी चाहिए, उनका कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए, उनका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लीक से हटकर हो, जो उन्हें आकर्षित करे। अगर मान लीजिए, अब जैसे मैं अपनी ही पुस्तक का उदाहरण दूंगी, मेरी पुस्तक है मान लीजिए सशक्त दिव्यांग, जो वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। अब किसी के सामने 10 पुस्तकें हिंदी साहित्य पर पढ़ी है या किसी और विषय पर पढ़ी है, इससे अलग ये पुस्तक है जिसका टाइटल भी अच्छा है और किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, तो एक बार तो बच्चा उठा के देखेगा। और क्या जाने क्या चीज है, मैं ये मानती हूँ कि कब एक चीज होती है, स्पार्क होता है, एक स्पार्क होता है, एक छोटी सी घटना होती है जिससे किसी भी व्यक्ति की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। कई बार होता है ऐसे हमारे जीवन में। तो क्या पता ये पुस्तक पढ़कर उनके मन में भी कुछ ऐसा जागृत हो, कुछ ऐसी उनमें परिवर्तन आ जाए कि कल को वो भी हमारे लिए कुछ करें, इस समाज के लिए कुछ करें, इस हमारे देश के लिए कुछ करें। जैसे मेरी एक पुस्तक थी अर्जुन अवार्डी काव्य धारा, जो अर्जुन पुरस्कार विजेताओं पर आधारित थी। तो ऐसे ही किसी की भी जीवनी पढ़कर उनसे इंस्पायर होकर क्या पता इन्हीं में से कोई एक बच्चा हमारे देश के लिए भी अर्जुन पुरस्कार लेकर आए, क्या पता वो हमारे लिए ओलंपिक में खेले। तो ये कंसेप्ट हम लेकर चलते हैं कि अगर 100 बच्चे देख रहे हैं तो 10 के मन में कुछ इच्छा होगी, कुछ जिज्ञासा होगी, वो उस पुस्तक को देखेंगे, वो उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे। 10 में से क्या एक के मन में भी स्पार्क नहीं होगा, क्या परिवर्तन नहीं होगा? तो वो एक बच्चा भी हमारे देश के लिए कुछ भी ला सकता है। मैं ऐसी सोच के साथ काम करती हूँ। तो साहित्य जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो आकर्षित करे और कुछ मतलब कुछ इंस्पिरेशन दे, आपको कुछ मोटिवेशन दे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि छात्रों को, हमारे बच्चों को जो है मोटिवेशन की जरूरत है ताकि वो पढ़ने में जो है और ज्यादा इन्वॉल्व हो। तो अब जो है अगला प्रश्न मैं हमारे नए लेखकों से संबंधित करना चाहूंगी कि आजकल जो नए लेखक हैं, देखिए पहले थोड़ा मुश्किल लगता था, जैसा कि आपने कहा कि पहले पढ़ो, एक कंटेंट इकट्ठा करो, उस पे शोध करो, फिर कुछ लिखो पंक्तियां। लेकिन आज लेखक बनना इतना मुश्किल नहीं है। आप किसी की भी रचना जो है आप सोशल मीडिया पे देखिए, उसमें थोड़ी काट छाट कर दीजिए और अपना नाम डालकर, आजकल बहुत लोग ऐसा करते हैं, साहित्यिक चोरी जिसे हम कहते हैं, तो ये बहुत चल रही है। तो ऐसे में नए लेखकों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगी? देखिए गरिमा जी, सुझाव तो वही है, क्योंकि अगर आप इस तरह के काम करते हैं तो उनका हल भी सोशल मीडिया ने ही निकाल दिया है। प्लेगरिज्म रिपोर्ट लगती है आपकी। अगर आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है तो उस पे आपको प्लेगरिज्म रिपोर्ट देनी होगी कि इसमें इतना % प्लेगरिज्म है, साहित्यिक चोरी जो है। तो इसलिए जो मूल लेखन है उसका कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मौलिकता का कोई विकल्प नहीं है, यूनिकनेस का कोई विकल्प नहीं है। आप भीड़ से किस तरह अलग हो, तो ये प्रूव करने के लिए आपको भीड़ से अलग वाला काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो अगर आप अपना नाम करना चाहते हैं और किसी भी फील्ड में अगर बने रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी। नहीं तो आप एक दिन के 2-4 दिन बाद आए, धूम मचाई और चले गए। जैसे मैं इसको साहित्य और संगीत के साथ जोड़ूंगी। आप पुराना संगीत देखिए, उनमें कितनी मेहनत थी, उनकी कितनी डेडिकेशन थी, तो वो आज भी उतना ही सुंदर है, मधुर है, वैल्यूएबल है और इतना ही सुकून देता है। ऐसे ही साहित्य भी है। वो पहले का साहित्य कितनी काट छाट के बाद, कितनी समालोचनाओं के बाद प्रकाशित होता था, तो वो आज भी प्रासंगिक है। इसी तरह
अगर हम अपना काम अच्छे से, ईमानदारी से, मेहनत से करेंगे, लगन से करेंगे, निष्ठा से करेंगे, तो ये केवल शब्द नहीं है, ये आपके जीवन में परिवर्तन लाते हैं, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाते हैं। और सिर्फ कहना नहीं, करना भी चाहिए। अगर हम ये सब करेंगे तो हमारा स्थान एक अलग बनेगा, भीड़ से अलग जिसको कहते हैं। बिल्कुल। तो अब फिर से आपकी साहित्यिक यात्रा पर आते हैं। तो आपने इतनी लंबी साहित्यिक यात्रा की है, बहुत कुछ है जो आपने देखा भी है, किया भी है। तो इस पूरी साहित्यिक यात्रा में क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपको लगा कि ये छूट गया, या मुझे अभी समय होता तो मैं अभी और ये सब चीजें भी करती? देखिए, अभी मिला तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी सब कुछ नहीं मिला है। मैं इतना ज्यादा सोचती नहीं हूँ, बस अपना काम करती हूँ। इतना भी मिला है उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ, अपने बड़ों का धन्यवाद देती हूँ, अपने दोनों परिवारों को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि जो भी मुझे मिला है उसमें मेरी मेहनत कम, उनका आशीर्वाद ज्यादा है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, और अभी ऐसा भी कुछ हमें प्राप्त नहीं हुआ है कि हम बहुत बड़े हों। जैसे मैंने कहा कि हमारे समालोचक हमारे घर में ही हैं, तो अभी वैसे भी दूसरों को जब हम देखते हैं तो अभी हम कहीं नहीं हैं। अभी समाज के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि जब हम उम्र के इस पड़ाव पर हैं तो हम देखते हैं कि हमने इस समाज से, इस धरती माँ से बहुत कुछ लिया है। अब इसे लौटाने की जिम्मेदारी है। अब हम देकर क्या जाएंगे, इस समाज को कुछ अच्छा देकर जाए कि जो हमें सुकून दे, कि हम अच्छे वैल्यू देकर जाएं। अब वो समय है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि है, कि अब हमारा लौटाने का समय है। तो जितना ज्यादा हम प्राप्त करते जाएंगे उतना ही ज्यादा लौटाने की भी इच्छा रखती हूँ। और ऐसा कुछ मैं नहीं मानती कि बहुत कुछ हमने अचीव कर लिया है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सारे रिकॉर्ड बनाने हैं, बहुत सारी अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन कराना है जो समाज को कुछ दिशा दे हमारे जाने के बाद भी। जैसे मैंने अपनी जितनी भी पुस्तकें, अभी कोशिश होती है हर पुस्तकों में भी जैसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ। और पहली से दूसरी पुस्तक में वो चीज हम इम्प्रूव करते जाते हैं। कुछ कमियां जो रह जाती है हम कोशिश करते हैं कि अगली पुस्तक में वो और अच्छा हम करें। तो किसी चीज की कोई लिमिट नहीं है, आगे बढ़ते जाएंगे, काम करते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, ईश्वर उसका फल देता जाएगा। बस बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और अब आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे के प्लान यही है मैम कि बस अब ये हमारी जो पुस्तक है सशक्त दिव्यांग, इस पर हम काम कर रहे हैं और इस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी पुस्तक जो है वो ऑडियो में कन्वर्ट हो, ताकि जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, पहले मैंने सोचा था कि इसको ब्रेल लिपि में हम कन्वर्ट करें, और इस पर फिर मैंने एक्सपर्ट्स हैं जो ब्रेल लिपि के, उनसे बातचीत की, उनसे पूरा विचार विमर्श किया। तो उन्होंने हमें बताया कि आजकल एक तो ब्रेल लिपि चलती बहुत कम है, दूसरा अगर आप कोई भी पुस्तक उसमें कन्वर्ट कराएंगे तो एक तो ब्रेल की जो शीट्स होती है वो बहुत भारी होती है, एक तरह से मेटल होता है वो। तो ये पुस्तक समझिए, अगर आपकी वैसे पुस्तक 500 पेज की है तो वो 2000 पेजों की पुस्तक बन जाएगी। तो वो इतनी भारी हो जाएगी कि वो कोई उठा नहीं पाएगा। दूसरी बात कि महंगी भी बहुत होगी, क्योंकि उसे कोई खरीद नहीं पाएगा, तो उसका कोई जो आप मोटिव लेकर चल रहे हैं वो सार्थक नहीं होगा। इससे बेहतर क्या है कि आजकल ऑडियो में सब चीज अवेलेबल है, सभी भाषाओं में भी उसका अनुवाद हो जाता है, और आजकल तो ऐप भी ऐसे आ गए हैं जो ऑटोमेटिक अपने आप जिस भाषा को हम लेते हैं उसमें अनुवाद हो जाता है। तो वो बेटर ऑप्शन है कि आप उसको ऑडियो में कन्वर्ट करें। तो हमने ये सोचा है। इसके बाद इस पे हम पीपीटीज बना रहे हैं और हम कोशिश करेंगे इस पे डॉक्यूमेंट्री भी बने, ताकि जितने इस पुस्तक में लगभग 75 जो है हमने विषय लिए हैं, 75 उन व्यक्तियों को लिया है जो डिसेबल्ड होते हुए जिन्होंने अपना नाम किया है, संघर्ष किया है, तो उन पर कुछ को लेकर हम डॉक्यूमेंट्री बनाएं और उस डॉक्यूमेंट्री को हम स्कूल्स में
कॉलेजेस में हम हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार उनको बच्चों को दिखाएं, ताकि वो इंस्पायर हो। और जो हम ज्यादातर शिकायतें करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कर पाए, तो इन जब हम पार्टिसिपेंट्स को देखेंगे, इन डिसेबल्ड को देखेंगे, तो हम अपने आप में जान पाएंगे कि हमारे पास कितना बड़ा खजाना है, तो हम क्या नहीं कर पाते। तो ये कोशिश है कि अलग अलग पीपीटीज बनाएं हम लोग, अलग अलग डॉक्यूमेंट्री बनाकर सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये दिखाई जाए, ताकि 10-15 मिनट का भी समय होगा तो जो रियल हीरोज हैं उनको देखकर बच्चे जो है इंस्पायर हो और कुछ ना कुछ समाज में परिवर्तन हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है सच में, और वाकई में आप बहुत उम्दा कार्य करती हैं, बहुत मेहनत के साथ कार्य करती हैं, बहुत रिसर्च वर्क करती हैं, तभी आप किसी कार्य को लेकर आगे बढ़ती हैं, और हमारी शुभकामनाएं जो हैं वो आपके साथ हमेशा हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल आप लोगों सहयोग हमेशा मिलता है आप सभी का। और मैंने तो पहले ही कहा है कि अगर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो उनमें आप सबका बहुत बड़ा हाथ है। मैं अकेली नहीं हूँ, मैं किसी भी प्रोजेक्ट को मैं कभी नहीं कहती कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमारे पे काम करती हूँ। और जब हम हमारा कंसेप्ट लेकर चलते हैं तो उसमें सभी का सहयोग होता है, सभी के भाव होते हैं, सभी के विचार होते हैं, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस पुस्तक के माध्यम से ही बहुत सी ऐसी हमारी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी नई नई जानकारी दी, तो वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। इसी पुस्तक के लिए ही मेरे पास एक फोन आया जो डिसेबल्ड हैं, और उनके भी काफी कुछ रचनाएं वगैरह लिखते हैं वो, तो उन्होंने मुझे एक बात कही जो मुझे भी फील हुई कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जैसे हैं हम बहुत खुश हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें लोग हमेशा बेचारगी की नजर से क्यों देखते हैं? जब हीरोइज्म की बात आती है तो हमेशा जो पूर्ण जिसको कहते हैं कि पूरी तरह से ठीक व्यक्ति को ही देखा जाता है। हम लोग हीरोइज्म पे क्यों नहीं आते हैं, जबकि हम भी तो बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी भी देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बात कहते हुए। तो जी, तो ये वाली बात जो मुझे बहुत टच की, और उन्होंने मेरी पुस्तक को देखकर ही मुझसे फेसबुक पे बातचीत की, और बहुत से लोगों ने भी मुझे मतलब शुभकामनाएं भी दी हैं जो मुझे जानते भी नहीं, क्योंकि ये विषय ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि अब और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है मेरी कि हम ऐसा कोई काम करें कि समाज को दिशा दे सके, समाज को कुछ हम देकर जाएं। तो इसीलिए बस सोचती हूँ कि कोई अच्छे विषय लिए जाएं जिसपे आप सभी का सहयोग मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, और कुछ अच्छा हम लोग दें ताकि कुछ लोगों की तो जीवन में परिवर्तन हो, सोच में परिवर्तन हो, इसी तरह आगे परिवर्तन होता जाएगा। बहुत खूबसूरत विचार हैं आपके, जैसा आपका नाम है वैसे ही आपके विचार हैं सच में। और क्योंकि अब कार्यक्रम जो है अंत की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारे श्रोताओं के लिए संदेश देने से पहले मैं चाहूंगी कि आप उन्हें अपनी प्यारी सी आवाज में एक और कविता सुनाएं। कविताएं तो बस इतनी ज्यादा मैं वो करती भी नहीं हूँ, ये भी बहुत पहले की। अब कविताएं हो चुकी हैं, आई थिंक माँ से और नारी से बड़ी क्या चीज हो सकती है, दोनों ही हो गई है। तो बस एक मैं शेर जरूर जो मैं ज्यादातर मैं बोलती हूँ वो जरूर कहूंगी मैं, कि निगाहें नीची रखते हैं बुलंदी के निशान वाले, निगाहें नीची रखते हैं बुलंदी के निशान वाले, उठाकर सर नहीं चलते जमीन पर आसमां वाले। ये मैं खुद अपने ऊपर भी लागू करती हूँ कि जिनकी सोच ऊंची है, जिन्होंने आसमान को छूना है, वो उतने ही ज्यादा विनम्र बने रहे, उतने ही ज्यादा धरातल पर रहे, लेकिन इरादे और हौसले हमेशा बुलंद होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारी और बहुत खूबसूरत बात कही। और अब हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए आप दो शब्द जो भी आप कहना चाहें हमारे श्रोताओं के लिए कहें।
जी, श्रोता हमारे बस सबसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो यही है, हमारे पाठक और हमारे श्रोता। हम लोग जितना भी कहते हैं ना, जैसे वो एक छोटी सी कहानी है, जो चिड़िया भी उसमें चोंच से पानी डाल रही थी आग बुझाने में, तो हम केवल उतना ही कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा नाम बस उसमें है कि हम अच्छा कर पा रहे हैं। जिस तरह चिड़िया का नाम है आग लगाने में नहीं, आग बुझाने में है, इसी तरह समाज को थोड़ा सा बदलने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पूरा नहीं बदल सकते, कोशिश है, प्रयास है, और आप सभी का साथ है तो कहीं ना कहीं तो जरूर पहुंचेंगे। थोड़ा सा ही सही, लेकिन हमारा सहयोग तो रहेगा समाज को एक दिशा देने में, एक परिवर्तन लाने में। बस इसी संकल्पना को लेकर काम करती हूँ। बिल्कुल। और मेरा मानना है कि हमारी जो ये हम सबकी ये जो छोटी सी पहल है, अगर इससे एक व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आता है, बिल्कुल, तो हमारी ये जो मेहनत है वो सफल हो जाती है, और यही जी हमारा बिल्कुल, पारिश्रमिक है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरी जो एक पुस्तक थी प्रथमा, जो हमारी उन महिलाओं पर आधारित थी, भारतीय महिलाओं पर, जो हर क्षेत्र में अग्रणी रही है, प्रथम रही है, तो उसके जो भूमिका में भी मैंने यही लिखा है कि अगर इस पुस्तक को पढ़कर आज या 10 साल बाद भी अगर किसी एक महिला के या बच्ची के जीवन में परिवर्तन आता है, तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। बस इतना ही है। ये सार्थक तभी होगा जब कुछ हमें सार्थक दिखाई देगा, और हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ हो रहा है। जब प्रयास समग्रता के साथ काम करता है तो कहीं ना कहीं दिशा जरूर मिलती है। तो आप सभी के सहयोग के साथ जब हम ये काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। बिल्कुल, आप लोगों के जीवन में परिवर्तन का कार्य कर रही हैं, लोगों के जीवन को, बहुत सी स्त्रियों के जीवन को बदलने का कार्य कर रही हैं, तो सच में बहुत नेक है। और आपके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, और महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कदरदानों की, खुशबू नहीं मोहताज होती कदरदानों की। बहुत धन्यवाद। आज हमें आपसे मिलकर, आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में चर्चा करके आज हमें बहुत अच्छा लगा, और हमारे श्रोतागण भी उतना ही आनंद अनुभव करेंगे। और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपने इतना कीमती समय दिया, हमारा मंच आपका बहुत बहुत आभारी है कि आज जो है अपने इतने बिजी शेड्यूल में से कुछ पल जो है, कुछ बल्कि 1 घंटा हो गया है, ये जो समय हमें दिया है, इसके लिए हम सच में आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और अब जो है विदा लेने का समय आ गया है, तो अब हम अपने व्यूअर्स से विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहां हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ चर्चा करेंगे हम उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे जो साहित्यकार आपके साथ अपनी यात्रा जो है साझा करते हैं, उनका उत्साहवर्धन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।